पौड़ी जनपद के जयरीखाल विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। दोपहर 2 बजे तक 48.5% मतदान दर्ज किया गया, जबकि 4 बजे तक यह आंकड़ा 57.54% तक पहुंच गया। ग्रामीणों मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। विशेष रूप से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुंडल मतदान केंद्र पर यहां 258 में से 164 मतदाताओं ने अपने वोट डाल दिए। पीठासीन अधिकारी महादेव सिंह के अनुसार कई मतदाता बैलेट पेपर से मतदान को लेकर भ्रमित नजर आए, क्योंकि वे ईवीएम के आदी हैं। हालांकि युवा और नए मतदाता जागरूक दिखाई दिए। बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई, जिससे मतदान केंद्रों का माहौल जीवंत बना रहा। शांतिपूर्ण चला। अभी तक यहाँ पे टोटल जो मतदाता हैं वो 285 हैं, उसमें से 164 मत पड़ चुके हैं और टोटल परसेंटेज भी 57.54%। इससे मुझे दिक्कत हमारे सामने भी ना, विधानसभा लोकसभा में जो मतदान होते हैं वो बैलेट मशीन से होते हैं। इससे में कई मतदाता ऐसे हैं जो बैलेट पेपर तो ले गए, परंतु जाके बटन खोज रहे हैं कि बटन कहाँ है। उनको यही नहीं पता कि मत देना कैसे, क्योंकि ये पहले चलता था जब से वीवीपैट या ईवीएम मशीनें आई हैं तब से मतदाता, अभी ये चुनाव हुआ विधानसभा होंगे लोकसभा होंगे तो ये बैलेट पेपर हट जाएगा और वो मशीन आ जाएगी। कई मतदाता ऐसे भी है बेचारे जो देख भी नहीं पा रहे हैं, तब भी हुआ है, तब भी अपना मत अपने आप दे के गए। कई ऐसे हैं जो चल नहीं पाए, वो भी अपना मत दे के गए। हाँ, नई पीढ़ी ज़्यादा जागरूक हो रही है। यही कहना चाहूँगा, देखो जो भी प्रत्याशी बनेगा इन फ्यूचर, चाहे वो ग्राम प्रधान से हो या क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत, अगले 5 साल बाद फिर वोटिंग होनी है, तो लोग जो हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, 5 साल बाद उनकी उम्र और बढ़ जाएगी तो वो शायद इस पैदल रास्ते पे चलने लायक उनकी स्थिति ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी प्रतिनिधि बनेगा तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ये रास्ते हैं इनको ठीक कराया जाए, ठीक है। और ये जो सामने गाँव हो गया, हमारा गाँव हो गया, इधर आसपास के जो भी गांव हैं, ये इस रास्ते आप आए हैं ऊपर, तो ये रास्ता भी ठीक नहीं है। अभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस रास्ते आएगा तो वो शायद 1 घंटे में वहाँ रोड से और ऊपर यहाँ दूरी तय करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा उनको सबसे पहले कि अपने गांव का रास्ता बनाएं, ठीक है। एक मुद्दे की बात यह है कि रास्ता बनाएं, और जिन लोगों की मांग है कि हमारे गाँव में सड़क नहीं है, उनको सड़क की व्यवस्था करवाई जाए। अभी नहीं हो सकता 1-2 साल बाद, पर प्रतिनिधि जो भी बनेगा तो उसको प्रयास करना चाहिए। अब वो तो आजकल ऐसा है कि हर कोई अपने ही लिए सोचता है, पर जिसने गांव के लिए सोचा, गांव के लोगों के लिए सोचा होगा, तो फिर वो दोबारा से जाके प्रतिनिधि बन सकता है। जी, मैंने अभी वोट देकर मैं आई हूँ, ये मेरा दूसरा वोट था और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी जीते जिस चुनाव को, वो हमारे देश, हमारे ग्राम के और हमारे क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे। कि जो साफ़ सफाई पे सबसे मेन मुद्दा है, और जो हमारे गांव की औरतें हैं उनको भी कुछ रोज़गार मिलना चाहिए, छोटा मोटा ही सही। और गांव के विकास में जैसे रास्ता बनवाना, ये सब अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी इतना नहीं है इस पे। अपना वोट, एक तो अपना वोट देके अपने गाँव में आके देगी और बहुत अच्छा है, और आते रहेंगे आगे ऐसे वोट देने के लिए। तो हर चीज़ के लिए महिलाओं को तो हर सुविधा होनी चाहिए, पानी की और स्कूल की, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं की रहती हैं उनके लिए। यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, मेन अगर रोज़गार हो जाए तो मुझे लगता है कि अगर रोज़गार मिल जाए और हर सुविधा मिले हॉस्पिटल की या और जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई की, तो मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहेगा। और सब लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो सभी अपनी नौकरी के लिए या अपने पढ़ाई के लिए ही जा रहे हैं। सबसे अच्छा तो पढ़ाई के लिए होना ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है। पौड़ी जनपद के सतपुली थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल की पहचान डांडूखाल गांव निवासी 37 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है, जो देहरादून के एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार रोहित देहरादून से बाइक से सतपुली आ रहा था। सतपुली गुमखाल मार्ग पर वह कुछ देर के लिए सड़क किनारे रुका, तभी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। उसे तत्काल हंस फाउंडेशन चमोली सैण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। पिथौरागढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में विकासखंड बेरीनाग, गंगोलीहाट, विण और मूराकोट में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बावजूद मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और शाम 5 बजे के बाद भी मतदान जारी रहा। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए प्रेक्षक नरेंद्र सिंह क्वीराल और एसडीएम आशीष जोशी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों की सतर्कता और मतदाताओं की जागरूकता से चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। शांति से चुनाव संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब सभी की नजरें 31 जुलाई को आने वाले नतीजों पर टिकी है। ये बेरीनाग ब्लॉक में आज मतदान लगभग हर जगह पे समाप्त हो चुका है। ये एक बूथ है जहाँ पे अभी भी भारी संख्या में लोग हैं, और ये लोगों का उत्साह ही दिखा रहा है कि आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिन भर चलती रही, लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत तादाद में अपने घर से निकले हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और बाकी लगभग समस्त बूथों में मतदान हो चुका है। पार्टियां प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं और स्ट्रांग रूम में भी
हमारी जो टीम है जो सामान लेगी वो भी पूरी तरह से वहाँ पे तैयार है और मतदान ओवरऑल बेरीनाग ब्लॉक में बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विवाद के पूर्णतः शांति रूप से संपन्न हुआ है। उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटकों की ऑनलाइन निगरानी और सुरक्षा के लिए अब हर आगंतुक का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में होटल और होम स्टे संचालकों को यह निर्देश दिए गए। पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम में पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। हालांकि बैठक के दौरान होम स्टे संचालकों ने लाइसेंस नवीनीकरण और नए पंजीकरण की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने जताया कि 15 दिन में समाधान नहीं हुआ तो धरने पर बैठेंगे। जिला पर्यटन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए विशेष टीम गठित की जा रही है और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही होम स्टे योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जो ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस थी, इसके क्रम में आज होटल एसोसिएशन और होम स्टे एसोसिएशन जो हमारी मसूरी से संबंधित हैं उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन बैठक करी गई है कि किस प्रकार से जो हमारा नया पोर्टल आ रहा है उस पर काम करें, क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थी। हमारे एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ साथ हमारे जो यहाँ के होटल संचालक हैं, होम स्टे संचालक हैं, वो भी आए थे और उनको लाइव डेमो दिया गया है कि कैसे वो यूआरएल पर अपनी जो है यूनिट है उसको रजिस्टर करें और कैसे डेटा को फिल करें। जैसा कि पहले भी निर्णय हो चुका है और पहले भी बैठकों में ये बात आई है कि फॉर्म को सिंपलेस्ट रखा जाए, उसी के क्रम में जो है फॉर्म को सिंपल रखा गया है कि ताकि किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या या फॉर्म भरने से समस्या ना आए। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो रियल टाइम बेसिस पर किया जाएगा, होम स्टे के द्वारा भी और होटल के द्वारा भी या जो भी अन्य हमारी जो एकोमोडेशन इकाई हैं उनके द्वारा। ऑनरेबल जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसके क्रम में अभी हमने रजिस्ट्रेशन को लाइव किया हुआ है। अभी कोई जो हमारा जब गेस्ट आएगा तो उसी समय एट द टाइम ऑफ अराइवल ही रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा पोर्टल पर। बैठक में दो मुख्य विषयों पर बात हुई। एक, जो पर्यटक मसूरी आएंगे उनके पंजीकरण के विषय में तो स्पष्ट करा गया। सर्वप्रथम तो होम स्टे एसोसिएशन का पूर्ण रूप से विरोध है किसी भी तरीके के प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। अर्थात अगर पर्यटक मसूरी आ रहा है तो पर्यटक को मसूरी बिना पंजीकरण के आने की अनुमति होनी चाहिए। हाँ, ये आवश्यक अगर कोई सरकारी कोई कानून आया है, एनजीटी का जैसे एक नॉर्म आया है कि हर पर्यटक का पंजीकरण होटल में एंट्री के बाद हो, इसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन उसकी सरलीकरण की हमने बात करी, उस सरलीकरण की हमने मांग करी है। इसके साथ एक मुख्य जो आज एक विषय होम स्टे स्वामियों द्वारा दिया गया वो ये दिया गया कि जब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट करा गया है कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और उत्तराखंड में अधिक से अधिक लोगों को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने के लिए होम स्टे का बढ़ावा देना चाहिए। होम स्टे से लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए, होम स्टे को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए। रिवर्स पलायन की बात करते हैं हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री, तो हमें ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग को जल्द से जल्द समस्त होम स्टे स्वामियों के लाइसेंस देने चाहिए, उनका नवीनीकरण करना चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना आए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। तो सरकार की छवि खराब ना हो, इसके लिए हमने एक 15 दिन का अल्टीमेटम आज पर्यटन अधिकारी को दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर हमारे होम स्टे स्वामियों को राहत नहीं दी गई और सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया गया तो हम 15 दिन के अंदर एक धरना मसूरी के पर्यटन विभाग कार्यालय के बाहर अवश्य रूप से देंगे। नाराजगी ये थी कि उसको जो है ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था और अब उन्होंने उसका कोई डिटेल हमको जो समझाया है उस पर अभी हम विचार करेंगे, एसोसिएशन की बैठक करेंगे। विशेष करके हमारी नाराज़गी ये थी मसूरी वालों की कि मसूरी के जो होम स्टे स्वामी हैं उनका रिन्यूअल के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी और रिन्यूअल के साथ साथ नए जो रजिस्ट्रेशन होने थे उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी समस्या को जो है कुछ दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। और दूसरी बड़ी समस्या थी, 2-2.5 साल से मेरी मांग थी कि यहाँ पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी स्वयं बैठें और अपने ऑफिस बैरियर को लेकर के वहाँ पे 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बैठें, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर बैठूँगा। 2 साल से बोल तो रहा हूँ कि आज तो क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी जी का लगभग समस्त होम स्टे वालों ने घेराव भी कर दिया कि हम 2-2.5 साल से, कुछ लाइसेंस तो ऐसे हैं कि जो कई सालों से दिए जा रहे हैं और अभी साल भर के अंदर दिक्कतें आ रही हैं कि उनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है और रिन्यूअल के साथ साथ बाहर वालों के लाइसेंस लगातार बन रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन मसूरी में हो नहीं रहे। स्थानीय व्यक्तियों को यहाँ पर बड़ी समस्या हो रही है और जबकि भारत सरकार की ये स्कीम थी, माननीय मोदी जी भी यही कहते हैं कि मसूरी तमाम उत्तराखंड के अंदर होम स्टे के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाए। परंतु ताजुब की बात है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग क्या इतना सुस्त पड़ा हुआ है कि तमाम दिक्कतें
यहाँ पे होम स्टे वालों को तमाम दिक्कतें आ रही हैं, जबकि सरकार की ये वित्त पोषित योजना है। न कहीं वित्त पोषित योजनाओं का कोई लाभ होम स्टे स्वामी वालों को नहीं मिल रहा है। ये हम तमाम हमारी होम स्टे का कहना ये है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम मसूरी टूरिज्म ऑफिस के बाहर बैठ करके धरना देंगे। मसूरी में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG द्वारा श्रीलंका के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम सोमवार से शुरू हो गया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में श्रीलंका के 40 अधिकारी भारत के सुशासन मॉडल को समझने पहुंचे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन NCGG के महानिदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बगड़े ने किया। उन्होंने इसे केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि विचारों का संगम बताया है। अधिकारियों को सुशासन, रणनीतिक नेतृत्व, डिजिटल इंडिया, PM गति शक्ति योजना जैसी नीतियों से अवगत कराया जाएगा। श्रीलंकाई अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, इंदिरा गांधी वन अकादमी, PM संग्रहालय, ताजमहल जैसी संस्थाओं और स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा, जिससे उन्हें भारत की प्रशासनिक प्रणाली को नजदीक से जानने का मौका मिलेगा। यह दौरा दोनों देशों के प्रशासनिक संबंधों को और मजबूत करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।